हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। अब कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उनका हम लोग डिस्कशन करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं ये बिलोंग करते हैं GS 2 से। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और देखिए, सबसे एंड में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है, एक लर्नर की आंसर शीट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये एक 10 मार्कर है, ये बिलोंग करता है पॉलिटी से। ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या है? टू इंश्योर दैट पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स डू नॉट क्रिएट perverse incentive in judicial decision making, the need of hour is right institutional design discuss। तो भाई, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको आपको डिस्कस करना है। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसकी थीम क्या है? जुडिशरी में पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो भाई पता कर लीजिए, काफ़ी न्यूज़ में होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स क्या होंगे, क्या इसकी डिमांड होगी, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखिए, जो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, डू नॉट क्रिएट परवर्स इंसेंटिव। तो भाई क्वेश्चन ये आता है कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट जो अपॉइंटमेंट है, उनसे क्या क्या नुकसान है, क्या इश्यूज हैं। ठीक है, पहले वो आपको बताने होंगे और उसके बारे में आपको बताना होगा कि राइट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से सेटअप कर सकते हैं जिससे ये जो इश्यूज हैं ये आप रिजॉल्व कर सको। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, साफ साफ कहा हुआ है, टू इंश्योर दैट पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स डू नॉट क्रिएट इंसेंटिव। तो किस तरह के इंसेंटिव हैं वो आपको बताने होंगे, ये इंसेंटिव ही तो इश्यूज हैं। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद सोल्यूशन दीजिए, सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। और ये स्ट्रक्चर आपके सामने, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन बताइए कि इससे जुड़े मुद्दे क्या है, एसोसिएटेड इश्यूज क्या है। उसके बाद बताइए कि क्यों और किस तरह का हमको इंस्टीट्यूशनल डिजाइन अडॉप्ट करना है, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपकी आंसर शीट्स देखी है काफ़ी लोगों की, और मैक्सिमम लोगों ने जो हैं वो जो हमारे फॉर्मर CJI हैं उनका एग्जाम्पल लिया है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा कि कभी नाम मत लिखिए। ठीक है, आप लिख दीजिए कि फॉर्मर CJI, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, और देखिए, इससे भी आप अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी वो काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ थी कि फॉर्मर CJI हैं, एंड जैसे ही उनका रिटायरमेंट हुआ उसके विदिन 4 मंथ्स उन्होंने राज्यसभा के MP बन गए, और काफ़ी क्रूशियल जजमेंट्स थे जिनको प्रिसाइड किया था, जैसे कि अयोध्या हो गया, सबरीमाला हो गया, राफेल हो गया, CBI हो गया। तो बहुत ही क्रूशियल जजमेंट थे जिनको प्रिसाइड किया था, जिसमें गवर्नमेंट भी एक पार्टी थी।
तो उसके बाद ये क्वेश्चन और ज़्यादा पिक्चर में आने लग गया कि भाई ये जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं या जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वही एक चीज़ है, और अभी रिसेंटली चल रहा है कि एनएचआरसी में भी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ एग्जाम्पल है, और देखिए ये कोई रिसेंट फिनोमिना नहीं है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जुडिशरी से लोग गवर्नर भी बने हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी फाइट किया है, डिप्लोमेट्स भी बने, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब देखिए क्वेश्चन सामने आता है कि भाई जो जजेज हैं इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, इनकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है, लीगल एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त होता है। तो रिटायरमेंट के बाद क्या हमें उनकी नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को यूज नहीं करना चाहिए क्या? तो क्या जवाब आएगा? भाई डेफिनेटली करना चाहिए, बट जो उम्मीद की जाती है जुडिशरी से कि वो इंडिपेंडेंट होगी, इम्पार्शियल होगी, किसी भी तरह का बायस नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, इस चीज़ को भी तो हमको इंश्योर करना होगा ना, और इसीलिए बात हो रही है राइट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की। आई होप ये जो क्वेश्चन है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़े आगे, तो देखिए सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो देखिए आप यहाँ पे फॉर्मर सीजेआई का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ पे देखा गया है आफ्टर रिटायरमेंट। एनएचआरसी में देखा गया है, एनजीटी में देखा गया है, राज्यसभा एमपी बन रहे हैं, गवर्नर्स वगैरह बनते हैं, तो उससे भी आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इसकी एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जो डाटा है उसको एनालाइज करें तो आउट ऑफ 100 जजेस 70 जो हैं उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अवेल किए हैं, भले किसी कमीशन में या फिर ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का जो क्रक्स है ना वो इसमें आप एकदम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। जहां तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो भाई पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट को बार नहीं किया गया, केवल आर्टिकल 124 है जो केवल विद इन जुडिशरी अपॉइंटमेंट को मना करता है, ठीक है। तो केवल 124 है, तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो की जो डिमांड है वो हमने यहां पे बता दी है इंट्रोडक्शन में। अब आता है कि भाई अगर जो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उससे भाई क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो देखिए जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया फॉर्मर सीजेआई, ठीक है, क्या उनका अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन कौन से क्रूशियल जजमेंट हैं जिस पे उन्होंने प्रिसाइड किया था, तो इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है, ठीक है। और देखिए जुडिशरी कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर वहां पे ऐसे सवाल उठेंगे तो फिर स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। इट अंडरमाइंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस। भाई जुडिशरी के कैसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई बिना किसी बायस के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी प्रेशर के वो काम करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखता है कभी कभी। तो इससे क्या होगा, जो पब्लिक ट्रस्ट है ना वो कम होता है। और देखिए डेमोक्रेसी में हर चीज ट्रस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इज अबाउट ट्रस्ट, ठीक है। अगर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो रहा है इट मीन जो आपकी डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट नहीं है, ठीक है, वो पतन हो रहा है उसका, वो गिर रही है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वायलेट्स बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर। वही बात होती है कि इंडिपेंडेंस है लेकिन यहाँ पे प्रेशर से आप काम कर रहे हो, किसी को फेवर कर रहे हो, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसका भी वायलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पे ना इसके बाद आपको क्या बताना होगा, आपको बताना होगा कि भाई किस तरह से राइट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन होना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको कुछ फॉरेन एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहां पे जो जजेज होते हैं ना वो कभी रिटायर नहीं होते हैं, लाइफ टाइम के लिए वो जजेज होते हैं। पहली बात ये बात वही है कि भाई इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास तो कैसे जाने दें आपको, ठीक है। दूसरी बात अगर यूके की बात करें तो यूके में भाई 70 ईयर्स वहाँ की रिटायरमेंट एज है। अब देखिए इसके बाद कौन ही काम करेंगे, ठीक है। और देखिए वहाँ पे भी रीअपॉइंटमेंट को बार नहीं किया गया, लेकिन आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया है कि किसी ने पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट लिए हों, ठीक है। तो ये बात है यूके की, तो आप इनको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 10 मार्कर है तो ब्रीफ में आपको लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन 15 मार्कर में भी आ सकता है, इसलिए थोड़ी बहुत आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे मैं दे रहा हूं, ठीक है।
अब देखिए किस तरह से राइट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की बात हो रही है। देखिए मैंने आपको कहा था कि उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमें खोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो बनी रहे, वो बनी रहे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो वो कुछ रिफॉर्म्स हैं वो आपको बताने होंगे कि भाई किस तरह से ये जो इंसेंटिव की तरह एक्ट करते हैं आप इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा कि भाई 65 ईयर्स ऑफ एज, सुप्रीम कोर्ट के लिए 62 हाई कोर्ट के लिए ये उनकी रिटायरमेंट एज है। हमने देखा यूके वहाँ 70 है, तो भाई इसको बढ़ा दो ना, इसको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। पहला तो सोल्यूशन ये होगा। दूसरी बात होती है कूलिंग ऑफ पीरियड। अब भाई कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है, देखिए कूलिंग ऑफ पीरियड ये होता है कि भाई जैसे ही आपका रिटायरमेंट हुआ तो उसके 2 साल तक, तो कम से कम 2 साल तक तो आपको कहीं पे भी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो भाई इससे क्या होता है ना, भाई 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, इसमें तो गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो 2 साल के बाद देखिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कूलिंग ऑफ पीरियड की बात आप कर सकते हो। और क्या, क्लियरली डिलिनेटिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, भाई क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से अपॉइंटमेंट होंगे, कमीशन बना दो, उसमें मेजोरिटी रिटायर्ड जजेस वगैरह होने चाहिए, भाई क्या क्राइटेरिया है वो लोग डिसाइड कर लें और वो लोग चूज कर लें। पेंशन बढ़ा दो, अगर भाई पैसे का इशू है तो पेंशन बढ़ा दो, भाई जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसको आपकी पेंशन बना दो, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसलिए स्टेप्स तो लेने ही चाहिए। देन एक्सटेंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अदर स्टैट्यूट्स टू जजेस। देखिए अगर हम बात करें लोकायुक्त जो एक्ट है उसमें उनको बार किया गया है कि आप पोस्ट जो रिटायरमेंट जॉब्स है वो आप नहीं लोगे, जैसे कि मान लो आपका री अपॉइंटमेंट नहीं होगा, गवर्नर वगैरह नहीं बनोगे, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी कर सकते हैं। देन डीलिंकिंग जुडिशियल वर्डिक्ट्स फ्रॉम फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट। भाई देखिए सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस अगर कर दें कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, कब आप रिटायर हुए हो, किस एज में हुए हो, ठीक है, तो इसके बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए कि भाई आपको फ्यूचर अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने क्या डिसीजन दिए हैं, क्या वर्डिक्ट है, अगर उसको हटा दोगे तब भी किसी लेवल तक ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंक्लूजन। तो देखिए आप जानते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मीन्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें चीज को इंश्योर करना होगा कि जो जुडिशरी है वो बिना किसी बायस के, बिना किसी फेवरेटिज्म के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी अपीजमेंट के लिए काम करे, ठीक है। और इसके लिए जो भी सुटेबल मेजर्स हैं वो हमें डेफिनेटली लेने चाहिए ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट बनी रहे, ठीक है। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये IR से बिलोंग करता है, इंटरनेशनल रिलेशन से बिलोंग करता है, और ये 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में हमें इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है डायस्पोरा के बारे में, और देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर मेंस पेपर देख लो तो डायस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल एक डायमेंशन यहाँ पे मैंने कवर की है, लेकिन आपको बाकी की जो डायमेंशन है वो खुद से प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस, ठीक है। तो भाई कुछ ग्लोबल चैलेंज हैं जो आज देखने को मिल रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक चैलेंज हैं जो आज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इनको सॉल्व करने में जो डायस्पोरा है, जो प्रवासी हैं, वो स्ट्रेटेजिक असेट साबित हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन की डिमांड आपको समझ में आ जाएगी कि भाई सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद बताइए कि भाई ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं और उनको दूर करने में जो इंडियन डायस्पोरा है वो किस तरह से स्ट्रेटेजिक असेट बन सकता है, ठीक है। डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या है और उनको किस तरह से डायस्पोरा रिजोल्व कर सकता है, कुछ एग्जांपल्स आपको देने होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यही है, 2 से 3 बार पढ़ो, पार्ट्स में डिवाइड करो,
स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद बताइए कि डोमेस्टिक चैलेंज क्या है। ठीक है, घरेलू चुनौतियां क्या हैं और जो प्रवासी भारतीय हैं वो किस तरह से उनका समाधान कर सकते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं, जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो क्या हैं, और जो डायस्पोरा है, जो प्रवासी हैं, वो किस तरह से उनको रिजोल्व कर सकते हैं। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, आपको निष्कर्ष लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स देखिए, दिस इज 105 105वां सेशन है। तो अब तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती होगी कि भाई किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन है ये आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इनमें क्या कंटेंट होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डायस्पोरा प्रवासी क्या होते हैं। और देखिए मैं आपको कहूँगा कि डायस्पोरा, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ डिटेल आपके पास होनी चाहिए, इनके नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपकी हेल्प करेंगी, आपको दूसरों से एज मिलेगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर इनकी डेफिनेशन आपको पता है कितने हैं भाई, इनकी डिटेल आपको पता है, नंबर्स आपको पता है, तो भाई इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, दूसरों से ज़्यादा नंबर लाने का यही तरीका है। ठीक है, अब देखिए डायस्पोरा क्या होता है। ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ओरिजिन वो लोग ट्रेस कर सकते हैं इंडिया से, या फिर आप इंडियन सिटीजन्स की बात कर सकते हो, जो बाहर रहते हैं एनआरआई की बात कर सकते हो, ये सभी इंडियन डायस्पोरा में शामिल होते हैं। ठीक है, जो या तो टेम्पोरली वहाँ पर रह रहे हैं या परमानेंटली वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। अब देखिए इनका नंबर बताओ कि भाई कितने हैं। भाई डायस्पोरा हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उनका नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा ना। तो आप वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट यहाँ पे बता सकते हो कि भाई लगभग 18 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा हैं हमारे, जो कि सबसे ज़्यादा भी हैं। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसको आपने डायरेक्टली हिट कर दिया कि भाई डायस्पोरा का मतलब ये होता है और इतने हैं। ठीक है भाई, इतना सब मुझे पता है। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है वो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा आपसे। अब उसके बाद बताइए कि भाई डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, एंड उनका सल्यूशन क्या है। अब देखिए अगर आप देखें इंडियन डायस्पोरा के बारे में, तो जो एमएनसीज हैं, भले ही एडोब हुआ, गूगल हुआ, ठीक है, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में टॉप पोजीशन पे आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। आप पॉलिटिकल फिगर्स देख सकते हैं। ठीक है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के सामने। तो देखिए अभी कोविड चल ही रहा है, आपको पता है, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो एक इशू है हमारे लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डिक्लाइन कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ये जो डायस्पोरा है ये किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं। देखिए जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये उनको यूज़ करें, उनको प्रमोट करें, तो इससे क्या होगा, इससे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ग्लोबली काफ़ी बढ़ेगी। जो हमारे मैन्युफैक्चर हैं उनका कॉन्फिडेंस और रेज होगा, और इससे क्या होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। और देखिए एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और इससे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी। इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो डायस्पोरा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो ये हेल्प कर सकते हैं इंडिया की जो इंडियन कैपेसिटी है, भले ही वो हेल्थ केयर में हो, आरएनडी में हो, एजुकेशन में, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, उन सबको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन देखिए जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे ही हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स वगैरह की हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट कर सकते हैं। देन डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट अमिड इकोनॉमिक स्लोडाउन। देखिए जो इंडियन डायस्पोरा है उनको अच्छी तरह से पता है कि रियलिटी क्या है, कितना टाइम लगता है किसी चीज़ के अप्रूवल में इंडिया में। ठीक है, तो वो अच्छे से इस बात को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लगेगा रियलिस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो वो अच्छे से फंडिंग वगैरह ला सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है उनके साथ। देन नीड फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए रेमिटेंसेज, आप जानते हैं कि इंडिया जो है हाईएस्ट रेसिपेंट है रेमिटेंसेस का, और आई थिंक अराउंड 80 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 80 बिलियन डॉलर्स।
तो देखिए जो रेमिटेंसेज हैं ये कहाँ पे आएंगी, जो इंडियन फैमिलीज हैं वहाँ पे आएंगी। फिर वो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल है, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो और अच्छी होंगी। ठीक है, तो इससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा देखिए ग्लोबल चैलेंजेस क्या है। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन द डेवलप्ड नेशन, मीन्स जो विकसित देश हैं उनमें जो संरक्षणवाद है वो बढ़ रहा है और ये एक चैलेंज है हमारे लिए। और देखिए इसमें जो इंडियन डायस्पोरा है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है। देखिए यूएसए, चाइना, इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एंड देखिए ये जो इंडियन डायस्पोरा है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी तगड़ी है, और जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है तो आप अच्छे से जो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, तो लॉबिंग वगैरह आप कर सकते हो, और जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ के जो पॉलिसी मैटर्स है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप गवर्नमेंट को कह सकते हो कि भाई जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो हैं, आप उनको मॉडिफाई कीजिए जहाँ तक बात होती है इंडिया के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉबिंग वगैरह कर सकते हैं। देन इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, देखिए भारत के सामरिक हित। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी ना, न्यूक्लियर डील, तो उसमें जो इंडियन डायस्पोरा था ना उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ की पॉलिटिक्स को, कि आप डील को साइन करो। ठीक है, सिमिलरली रिसेंट एग्जांपल भी है कि जब इंडिया ने स्पेशल स्टेटस हटा दिया जम्मू कश्मीर का, तो जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी जो यूएस गवर्नमेंट है उससे कि भाई आप इंडिया को सपोर्ट करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो ग्लोबल डायमेंशन में जो इंडियन डायस्पोरा है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। देन सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, देखिए जो इंडियन डायस्पोरा है वो जहाँ भी जाएंगे उनके साथ हमारी फिलोसॉफी होगी, हमारी कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इससे जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो और अच्छे से प्रमोट होती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके अलावा देखिए हाउडी मोदी आपने देखा, नमस्ते ट्रम्प देखा, तो भाई जो इंडियन डायस्पोरा है वो किस तरह से वोट बैंक में तब्दील होता है, किस तरह से जो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो भी आप यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़े आगे। अब देखिए सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए आपने बता दिया कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत क्रूशियल है। आप एंड कर सकते हैं किससे, कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है उनको इंगेज करने के लिए। ठीक है, जो पॉलिसीज हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो स्कीम्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ओसीआई कार्ड्स वगैरह, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, सम्मान अवार्ड्स वगैरह, तो काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको डील करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, तो वो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इन्होंने शुरुआत की है फॉर्मर सीजीआई से, और मैं आपको कहूँगा कि नाम मत लिखिए। अगर फॉर्मर सीजीआई भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, नाम मत लिखो। अब देखो आपने ये लिखा है कि भाई राज्यसभा में इनका नॉमिनेशन है और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में इन्होंने प्रिसाइड किया था। अब भाई ये चीज़ अच्छी हुई कि गलत हुई, कुछ बताओ ना इसके बारे में, कि भाई ये जो इंसिडेंट आपने लिखा है ये इंसिडेंट सही है कि गलत है, ये तो बताना होगा ना आपको। क्योंकि इसके तुरंत बाद आपने लिख दिया राइट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप बताइए कि भाई ये इश्यूज हैं, ठीक है, इनसे क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो आपको बताना होगा। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इंसेंटिव्स, तो वो आपको बताना होगा ना, सिंपल सी बात है। तो जो क्वेश्चन का फ्लो है ना, जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आप नहीं समझ पाए हो। ठीक है, तो वो एक मिस्टेक है। राइट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑल्सो नोन एज जुडिशियल रिफॉर्म्स, भाई ये बात तो समझ में नहीं आई। ठीक है, उसका एक पार्ट हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया है, जितने भी जुडिशियल रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो आपने मेंशन कर दिया। भाई इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि भाई जो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट है उनके जो इश्यूज हैं उनको कैसे आप सोल्व कर सकते हो, केवल वही आपको बताना है। और उसको छोड़ के आपने हर चीज़ बताई है, तो इसलिए भाई इसका भी कोई मतलब नहीं है। और कहीं कहीं पे आपने मेंशन किया है सेपरेशन ऑफ पावर, ये ठीक है, बट अगर देखें तो सारे पॉइंट जो हैं वो जो कॉन्टेक्स्ट है उससे हटके हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा मत करो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो क्या पूछा है। देखिए इतना टाइम आपने स्पेंड किया होगा, एनर्जी स्पेंड की होगी, ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं आया। तो अगर आप
थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देते किसको, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने में, तो ये दिक्कत नहीं आती, आप आराम से इसको एड्रेस कर लेते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, मल्टीपल पार्ट्स उसके बनाइए, डिफरेंट पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लो। ठीक है, और फिर हर पार्ट को आपको अलग से एड्रेस करना चाहिए, इस तरह से भी करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत दीजिए जो नहीं पूछी गई है, इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो हो सकता है इंप्रेस ना हो आपसे। ठीक है, बड़े आगे चलिए, इश्यूज क्या है। अब देखो ये इश्यूज आपको पहले लिखने चाहिए थे, आप देखो रिफॉर्म्स आपने बता दिए, इश्यूज आप बाद में बता रहे हो, तो देखो ये तो वैसे इलॉजिकल है भाई, पहले गलती बताओ उसके बाद सोल्यूशन बताओ, आप पहले सोल्यूशन बता रहे हो फिर आप गलती बता रहे हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो पहले इश्यूज बताइए जो आपने यहाँ पे बताए हैं, अंडरमाइनिंग इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये केवल विद इन जुडिशरी के लिए, ये भी आपको लिखना चाहिए, एंड लॉ कमीशन का डिनाइल। तो देखो भाई ये पॉइंट ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट आपने छोड़ भी दिए हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात कर सकते हो। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की आप बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो फेवरेटिज्म की बात कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये 10 मार्कर है, तो थोड़ा कम एक्सप्लेन करो, अगर आप 1 से 2 लाइन में भी लिख दोगे बिना किसी हेडिंग डाले तो भी काम हो जाएगा, जो भी आप लिख रहे हो उसके कीवर्ड को अंडरलाइन कर दो, उतना सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि ये 10 मार्कर है। फिर आपने लिखा है लैक ऑफ ट्रस्ट, ये अच्छी बात है। फिर आपने लिखा है कूलिंग ऑफ पीरियड बारिंग एनी अपॉइंटमेंट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर एंड हिदायतुल्लाह एग्जाम्पल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंश्योरिंग बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो भाई आपका जो कंक्लूजन है बहुत अच्छा है, लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड इस तरह के और सोल्यूशन आपको देने चाहिए थे। ठीक है, देने चाहिए थे जो कि आता कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है वो आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा है हिदायतुल्लाह एग्जाम्पल, तो मैं आपको बता दूं, देखिए 1970 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये हमारे सीजेआई थे, और ये एक केस को हियरिंग चल रही थी, उसका फाइनल जजमेंट आना ही था, वो उनका आखिरी जजमेंट भी होता। प्रीवी परसेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस समय, तो उसको अबोलिश किया गया था, तो डिसीजन ये आया था कि भाई ये चीज़ तो सही नहीं है, ये आपने गलत किया है। और इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट थी वो उनको कुछ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट वगैरह प्रपोज कर रही थी, देना चाह रही थी, तो उन्होंने क्लियरली मना किया था कि भाई अगर आप मुझे दे भी दोगे तब भी जो मेरा डिसीजन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हिदायतुल्लाह एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है। हालांकि आफ्टर 9 ईयर्स उन्होंने आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको एक बार चेक भी कर लेना। ठीक है, तो यह है हिदायतुल्लाह एग्जाम्पल, बट यहाँ पे आफ्टर 9 ईयर्स, तो कूलिंग ऑफ पीरियड कितना था, 9 ईयर्स का था, यहाँ तो हम बात करते हैं केवल 2 ईयर्स की। ठीक है, तो इसलिए हिदायतुल्लाह एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े चलिए, तो देखो आप गलती समझ गए आपकी, आपने क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझा है। नॉलेज है आपके पास, नॉलेज की बात नहीं हो रही है, लेकिन उसको किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है वो इशू है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करो, हर पार्ट को एड्रेस करो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जो है आपका स्कोर आने वाला है। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। इन्होंने इंडियन डायस्पोरा के बारे में लिखा है, डेफिनेशन अच्छी है, डिटेल बता दी, ये भी अच्छा है। फिर आपने क्या लिखा है, दे आर comprised predominantly of persons who are working and also of student community, highly skilled scientists। अब देखो आपने 2 पैराग्राफ दे दिए, तो क्या करना चाहिए था ना, आपको इस तरह से एक एरो डायग्राम बना देना चाहिए था कि भाई इंडियन डायस्पोरा, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि भाई हाईली स्किल्ड हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टॉप पोजीशन लिए हुए हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इसी को बोलते हैं इनोवेशन, कि भाई क्या नया आपने किया है, तो ऐसा कर देते तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता, इतना न पढ़ना होता, केवल इसको देख के समझ में आ जाता कि हाँ भाई आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से एरो डायग्राम वगैरह बना लो तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन या फिर इनोवेशन। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। ड्यू टू कोविड लार्ज नंबर ऑफ दीज प्रोफेशनल रिटर्न बैक टू द इंडिया, मोस्टली फ्रॉम गल्फ नेशन एंड ऑल्सो वेरी अबाउट देयर रिटर्न इन फ्यूचर। देखो यार, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो आप बताइए ना। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई कुछ डोमेस्टिक चैलेंज हैं, कुछ ग्लोबल चैलेंज हैं। ठीक है, वो चैलेंज बताने हैं, उनका क्या सोल्यूशन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोविड को आपको बीच में नहीं लाना चाहिए था। हालांकि ये वन ऑफ द प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर आपने लिखा है कि डायस्पोरा एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट, रेमिटेंसेज है, इन्वेस्टमेंट है, प्रमोटिंग कल्चर है, पॉलिसी फ्रंट। तो देखो नॉलेज तो है आपको, लेकिन वही बात है ना, स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है।
आपको हेडिंग देनी चाहिए थी कि भाई डोमेस्टिक इश्यूज क्या हैं, उसके बाद वो इश्यूज लिखो, किस तरह से उनका सोल्यूशन दे सकते हैं हमारे डायस्पोरा, वो आपको लिखना था। फिर आप बताइए कि भाई ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से जो डायस्पोरा हैं वो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होनी चाहिए थी। तो बात वही है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ थी, यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि कंटेंट आपके पास है, नॉलेज है, लेकिन उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो इशू यहाँ पे सामने आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मतलब रिपीट मत करो, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ से सीखिए और उसी तरह से आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है आपने, कोविड-19 वो फिर से घर पे आते हैं, उनका हमको एडवांटेज लेना चाहिए, उनके पास स्किल्स एंड नॉलेज, भाई ये वन ऑफ द डायमेंशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन केवल इसी पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। फिर आपने क्या लिखा है, सो गवर्नमेंट नीड टू फ्रेम बेटर पॉलिसीज टू अट्रैक्ट डायस्पोरा सचेज। भाई देखो ये नहीं पूछा गया है कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि भाई ग्लोबल चैलेंजेस, डोमेस्टिक चैलेंजेस, ठीक है, और किस तरह से वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से वो हमारी हेल्प कर सकते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। आपने स्कीम्स लिखी हैं, प्रवासी भारत, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल वगैरह, तो ये सब अच्छे हैं, लेकिन आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझा है। सो लार्ज डायस्पोरा कैन बी प्रूव टू बी असेट फॉर इंडिया इफ वी कैन यूज इट वेल। तो देखो वही बात है ना, क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है, वो क्या कर सकते हैं ये पूछा गया है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, ठीक है। तो जो आपका कंक्लूजन है ये भी क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से सही नहीं है, इसको आप इंप्रूव कीजिए, ठीक है। ये जो स्कीम्स आपने ऊपर बताई हैं इनको आप यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आप इनको फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए डिमोटिवेट मत होना, ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव इन सेशंस का क्या है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको आप दोबारा ना करें, वो मैं आपको बता दूं कि भाई ये मिस्टेक है, ठीक है, कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो सब लोग भी इससे जुड़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।